तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में जो बात बच गई थी उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग देख रहे थे क्या, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। और केमिकल बॉन्डिंग का जैसे ही हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, उस स्टार्ट करके उसके बाद बताया था, ठीक है। और जैसे ही अंतिम कगार पर पहुंचे थे कि नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ा ही रहे थे कि लाइन जो है ना कट गई थी, शायद से हम बता रहे थे क्या, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बता रहे थे और लाइन चली गई थी, ठीक है। तो आज उसके बाद देखेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के बारे में। तो आपको भी पता है कि केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक चल रही है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा केमिकल बॉन्डिंग, या उसके बाद लिखते चलिएगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग क्या देखे थे, तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पहले देखा था आयनिक बॉन्ड के बारे में कि केमिकल बॉन्डिंग भी तीन तरह के होता है। पहला हो गया आयनिक बॉन्डिंग, दूसरा हो गया आपका कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्डिंग हो गया। और उसके बाद में इसी का एक अलग टाइप था आपका क्या, तो आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड था, ठीक है। इसको हम लोग इन डिटेल देख लिया था, ठीक है। अभी जो है रात के बज रहे हैं 1, लेकिन फिर भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि लक्ष्य वही, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हमको अधिकारी बनना है, कर्मचारी नहीं बननी है, ठीक है। तो लक्ष्य आपका भी यही होना चाहिए कि अधिकारी बनना है तो अधिकारी की तरह मेहनत भी करना पड़ेगा, ठीक है। बोलिए। और तीसरा क्या था, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और यह कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है ना एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है, ठीक है। स्पेशल टाइप का बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बोल देता हूं, स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, समझ में आ रही है बात। तो स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। जैसे कि हम क्या बता रहे थे, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है उप संयोजक बंधक, और कोवलेंट का मतलब क्या होता है, संयोजक बंधक, समझ में आई बात। और यह तो आयनिक बॉन्ड, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड कौन सा है, तो आपका आयनिक बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसमें जो है ना आपका वह बनता है नॉन मेटल। और गैस में कौन सी बॉन्ड बनती है, तो यह आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और कोवलेंट बॉन्ड में भी हम तीन तरह के बॉन्ड देखा था कि पहला सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में लोन पेयर को देखा था, लोन पेयर को देखा था। फिर उसके बाद में पोलर देखा था, नॉन पोलर देखा था। पोलर में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो दोनों तरफ यदि भागीदारी बराबर होता है तो उसको नॉन पोलर बोलते हैं, और किसी एक तरफ दबाव में आ जाता है इलेक्ट्रॉन तो उसको हम लोग पोलर बोलते हैं, ठीक है। यह बात को तो बता दिए थे। उसके बाद में हम लोग क्या देख रहे थे, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में देख रहे थे कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में होता क्या है, तो इसमें जो है ना एलिमेंट ही बोलेंगे, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, लेकिन कोई एक ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर देता है, लेकिन वह जो है इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। जैसे कि आप N2O को एग्जांपल में देखिए, N2O ध्यान से समझते चलिएगा, N2O, ठीक है। N2O को हम लोग क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है। जनरली पॉइंट स्ट्रक्चर को दिखाएंगे। तो लुईस स्ट्रक्चर ने क्या कहा, तो लुईस साहब ने कहा कि जितने सारे एलिमेंट है और उसके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज करेंगे, ठीक है। तो N2O में सबसे पहले देखो यहाँ N लिखे और O लिखे, समझ में आई बात। तो नाइट्रोजन के आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो चलो 5 इलेक्ट्रॉन को लिख देता हूं यहाँ पर। तो यहाँ 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। और उसके बाद में ऑक्सीजन के आखिरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है मेरे दोस्त, तो ऑक्सीजन के आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन होता है आपका बता दे तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ 2 लिख दिया, 2 4 लिख दिया, 5 लिख 2 हो गया, 2 4 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर कर देता हूँ, यह 6 हो गया, समझ में आई बात। 2 2 4 2 6, समझ में आई। चलिए तो अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। तो यहाँ से देखो यह 3 और 3 6 और 2 8 हो जाएगा ना, ध्यान से समझते चलिएगा। यहाँ पर 3 और 3 6 2 8 हो गया, क्योंकि कोई एलिमेंट क्या करता है, अपने आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख करके और ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, यही तो ऑक्टेन रूल कहलाती है, ठीक है। तो देखो 3 और 3 6 2 8 इसका भी हो गया, 3 और 3 6 2 8 इसका भी हो गया। नाइट्रोजन तो अपना 8 इलेक्ट्रॉन रख करके बाहरी सेल में फुलफिल हो गई, ठीक है, फुलफिल हो गया। लेकिन ऑक्सीजन अब बेचारा कहेगा कि रे मेरे भाई हम कहां पर जाए, हमको भी क्या करना है, ऑक्सीजन, हमको भी ऑक्टेट को पूरा करना है। तो नाइट्रोजन कहेगा कि एक काम करो, हमारा यह 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है ना, ठीक है, यह 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तुम हमारा इलेक्ट्रॉन ले लो और तुम फुलफिल हो जाओ, लेकिन हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे।
हम जो है ना तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नहीं लेंगे, और इस तरह से क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा लेकिन लेगा नहीं। तो इस तरह से जो बॉन्ड बन जाएगी ना, उसी को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बात समझ में आई? नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे तो दिया, ठीक है, लेकिन उसकी साझेदारी से अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन उसकी साझेदारी से वह इलेक्ट्रॉन लिया नहीं। इसी तरह के जो बॉन्ड बनता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। तो यह पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल में H3O को ले लो, हाइड्रोनियम आयन को, ठीक है, H3O को हमने क्या किया, ले लिया। ध्यान से समझिएगा बात को, तब हम लोग चलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर। यह सब बात बता दिए थे, ठीक है, दोबारा बता रहे हैं। हम क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी लिखेंगे, जो भी आपका पार्ट डालेंगे लिख देंगे हाइब्रिडाइजेशन प्लस, आज मोल कंसेप्ट भी बताना है इसलिए, ठीक है। H3O का मतलब होता है हाइड्रोनियम आयन। यहाँ ऑक्सीजन रखो, हाइड्रोजन रखो, हाइड्रोजन रखो, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन रखिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है, आखिरी सेल में रख दिया हमने 6, समझ में आई बात। उसके बाद में हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पर रख दिया 1, समझ में आ रही है बात। हाइड्रोजन का भी आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हमने क्या किया, रख दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो, यह हो जाएगा, शेयर करेगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको देगा थोड़ी। हाइड्रोजन जो है ना, यह ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखो 6 और 1 7 हो गया, और यहाँ पर भी ले लेगा, तो शेयरिंग हो गई 8 हो गया। लेकिन यह कहाँ चला गया, तो यह जो है ना फुक्का में चला गया। देख लो यहाँ से ऐसे करिएगा ना, तो कितना हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा ना सबका। 2 को हाइड्रोजन का चाहिए, मिल गया, 2 को चाहिए, मिल गया, और इसका देखो 2 2 4 2 6 2 8, समझ में आई बात। यह क्या कर लिया, 8 को जो है ना अपना भी ऑक्टेट पूरा कर लिया, ऑक्सीजन भी। अब हाइड्रोजन कहेगा कि हमारे साथ भी क्या करो, कोई शेयरिंग करो। तो यहाँ देखो शेयरिंग नहीं हुआ है, हाइड्रोजन को 1 चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ऑक्सीजन कहेगा ना कि तुम हमारा 1 ले लो, ठीक है, तुम हमारा 1 ले लो, लेकिन हम तुम्हारा जो है वह नहीं लेंगे। समझ में आई बात, हम तुम्हारा जो है नहीं लेंगे। और इस तरह से जो बॉन्ड बन गया ना, उसी को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बात समझ में आ रही है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, बोलिए। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कोई अलग से बॉन्ड नहीं है, यह जो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड का ही क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सीधा सीधी बात बता देनी है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, साझेदारी तो कर देता है, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन को लेता नहीं है, साझेदारी में उसका इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और अब हेडिंग लगा लीजिएगा मेरे दोस्त, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, तो यह सबसे कमजोर बॉन्ड होता है, ठीक है, यह सबसे कमजोर बॉन्ड होता है। यही बात बता रहे थे कि लाइट चली गई थी, यह तो रिवीजन करा दिए, ये सब बात बताए थे पिछला लेक्चर में। हाइड्रोजन बॉन्ड यह जो है ना सबसे कमजोर बॉन्ड होता है, सबसे कमजोर कोई बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, सबसे कमजोर बॉन्ड होता है, ठीक है, सबसे कमजोर बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, तो हाइड्रोजन यदि आपका किससे रिएक्शन कर लेता है, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है ना, तब जाकर के क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन ऐसे लिखो, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया। तो इससे याद रखिएगा ना कि फोन बन गया कोड, ठीक है, फोन। समझ में आई बात। जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अभिक्रिया करती है या रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है, तब जाकर के क्या होता है, करती है, तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए, आपका फ्लोरीन चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए या नाइट्रोजन चाहिए, तभी जाकर के क्या बनेगा आपका, तो बनेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। यह वाला मिटा दें, बोलिए। उसके बाद में अगला है आपका क्या, हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं संकरण, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन कितना एंगल वगैरह पूछता है कि कितना कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो चलिए दिखा देता हूं हाइब्रिडाइजेशन। अगला हेडिंग लगा लीजिए,
हाइबरडाइजेशन, गर्मी भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है लेकिन फिर भी लक्ष्य वही कि यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, गर्मी चाहे जितना पड़े, बरसात हो सर्दी हो, बीत गई गर्मी और बीत गई सर्दी। ठीक है, जल्दी तन पे लगवानी हो हल्दी तो जल्दी से लो सरकारी वर्दी। सुने हैं ना, ध्यान से समझते चलिए। तो हाइबरडाइजेशन का मतलब होता है संकरण। हाइबरडाइजेशन का मतलब होता है संकरण। संकरण क्या होता है, तो यदि आपका एक सब ऑर्बिट, एक जो है ना सब ऑर्बिट दूसरे सब ऑर्बिट से क्या कर लेता है, कंबाइन हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइबरडाइजेशन। समझ में आ रही है बात? एक उपकक्षा दूसरे उपकक्षा से जुट जाती है तो हाइबरडाइजेशन कहलाता है। लिख लो, हाइबरडाइजेशन समझ में आ रही है। तो जब एक उपकक्षा किसी दूसरे उपकक्षा से जुट जाती है तो संकरण कहलाता है। ठीक है, या जुड़ जाती है, जुट मत लिखो, जुड़ जाती है तो संकरण कहलाती है। ठीक है, संकलन कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि जो है आपका S जो है ना किससे जुट जाएगा, तो आपका P से जुट जाएगा तो SP बन जाएगा। S जो है ना आपका S हो गया, P से जुट गया तो SP बन गया। उसके बाद में डबल P से जुट जाएगा तो SP2 बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? फिर ट्रिपल से जुट जाएगा तो SP3 बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। संकरण कितने तरह का होता है, तो संकरण जो है ना 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। समझ में आ रही है बात? कौन कौन होता है, तो SP होता है। S जब P से जुट जाता है तो SP बन जाता है। फिर उसके बाद में फिर दूसरा से जुट जाएगा, SP जो है ना फिर दूसरा कक्षा से जुट जाएगा तो SP2 बन जाएगा। और फिर जो है ना SP2 किसी दूसरा से जुट जाएगा तो SP3 बन जाएगा। मेरे दोस्त 1 2 हो गया ना, 3 हो गया और यहाँ पर चौथा हो गया, 4 गो तो उप कक्षा होती है। समझ में आ रही है बात? यहाँ S P D और F कर दिया। ठीक है, समझ में आई बात? तो S मिला इस P से तो SP, फिर यह SP इससे जुटा SP2 और फिर यह तीनों इससे जुटा तो SP3 बन जाएगा ना। समझ में आ रही है बात? बोलिए। तो उप कक्षा जो है ना आपस में जुट जाते हैं तो क्या कहलाता है, हाइबरडाइजेशन कहलाता है। तो SP हो गया, SP2 हो गया और SP3 हो गया। SP के लिए इसका आकार जो है ना याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि SP का मतलब लिख देना सुपरिटेंडेंट पुलिस, तब तो दिक्कत ही हो जाएगा। आकार जो है ना इसका कैसा बनेगा, तो रेखीय बनेगा। रेखीय बोले तो लीनियर। ठीक है, उसका बाद में इसका कैसा बनेगा, तो इसका जो है ना त्रिविमीय बनेगा। ठीक है, त्रिविमीय, ठीक है, त्रिविमीय बनेगा। और SP3 का जो है ना कैसा आकार बनेगा, तो इसका जो है पिरामिड की तरह बनता है, पिरामिड। ठीक है, पिरामिड। और उसके बाद में और सुनो, एंगल जो है ना कोण, यह कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो SP जो है ना रेखीय है तो 180 डिग्री, SP2 त्रिविमीय है तो 120 डिग्री। याद रखते चलिएगा 120 डिग्री। और SP3 पिरामिड जो है ना तो 109 डिग्री। तो एक बात तुझे बतलाऊं यहाँ पर नोट में बात लिख करके, तो सुनो, नोट में हम यह लिख सकते हैं ना कि जैसे जैसे हाइबरडाइजेशन बढ़ रहा है ना वैसे वैसे एंगल घट रही है। यस और नो बताओ? SP था तो 180 डिग्री और SP2 था तो 120 डिग्री और SP3 हो गया तो 109 डिग्री। तो हाइबरडाइजेशन बढ़ा तो एंगल घट गया। समझ में आई बात? तो जाहिर सी बात है कि एंगल जो है ना, ये एंगल जो है वह 1 क्या होता है, हाइबरडाइजेशन के बराबर होता है। कि अर्थात हाइबरडाइजेशन बढ़ रहा है तो एंगल जो है ना घट रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 1 हाइबरडाइजेशन लिख सकता हूँ, हाइबरडाइजेशन। समझ में आ रही है बात? हाइबरडाइजेशन बोलिए। ऐसा नहीं कि रट्टू टाइप का थोड़ा सा लिख दीजिएगा तो दिखते हो जाएगी। बोलो। तो एंगल क्या हो रहा है आपका, घटते जा रहा है। हाइबरडाइजेशन बढ़ गया, हाइबरडाइजेशन बढ़ा तो एंगल क्या हो गया, घट गया। अब इसमें कितना एंगल जो है ना घटेगा और कितना बढ़ेगा, तो 1 मिनट बना रहिएगा। ठीक है, तुरंत आपको मिलते हैं। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। 5 सेकंड का ही हम तो ब्रेक ही देते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि समय को व्यतीत बात बना करके नहीं करना है, कुछ सिखा करके करना है।
समझ में आ रही है बात? हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया? तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि उप कक्षा जो है ना दूसरे उप कक्षा से जुट जाता है, तो वही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो चलो बात को बताता हूं, ठीक है। यह रिलेशन समझ में आई, इसको काहे मिटा दिए जी? sp1 रहेगा तो आपका रेखीय होगा, sp2 रहेगा तो त्रिविमीय होगा, और sp3 रहेगा तो पिरामिड हो जाएगी। 180 डिग्री, 120 डिग्री और 109 डिग्री, ठीक है। तो चलिए कैसे हम बनाए, तो चलो बनाता हूं पहला एग्जांपल लेकर के। हाइब्रिडाइजेशन में किसको उठा ले, तो चलिए हम उठा लेता हूं किसको, तो हम उठा लेते हैं CH4 को, मीथेन को उठा लेता हूं, ठीक है। CH4 बोले तो मीथेन। मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह मार्सी एरिया में मिलता है, जहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होता हो, वहीं पर क्या होता है आपका मार्स गैस मिलता है, मीथेन गैस मिलता है। धान की फसलों में भी यह मीथेन गैस मिलता है, गाय पगुराती है ना, ठीक है, तो वहां से भी मीथेन गैस निकलता है। तो यह बात वगैरह को याद रखिएगा, ठीक है। CH4 अल्केन का यह फर्स्ट ग्रुप ना है जी, अल्केन N, कार्बन की संख्या 1 है ना, तो क्या हो जाएगा आपका मिथ हो जाएगा, ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक डुडेक अनडेक ट्राइडेक जो है ना, ऑक्टेन नोनेन डेकेन, यह सब होता है ना। तो टोटल आपका कितना है, तो लंबा लंबा चेन बनाता है कार्बन, 60 कार्बन मिल जाएगा तो बकमिंस्टर फ्लोरेंस बना देगा, ठीक है। तो हम आगे क्या करेंगे बताते चलेंगे, अभी आने तो दीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो CH4 समझ में आई बात? तो चलो इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं। C कार्बन, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो आराम से 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए बाहरी कक्षा में, क्योंकि लुईस साहब कहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा में रहेगा वही क्या करिएगा, फील्ड अप करिएगा। और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो हाइड्रोजन अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, ठीक है। और यह क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा एक दूसरे से, देख लो। और शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाएगा उसी को तो हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और कार्बन जो है ना इन सब को साथ क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। तो CH4 बना दिया ना, तो देखो क्या हुआ, 1 बॉन्ड यहाँ पर, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना। समझ में आई बात? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कितने बना और पाई बॉन्ड जो है ना मेरे दोस्त कितने बना, ठीक है। तो देखो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड बोले तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, जबकि डबल बॉन्ड और पाई, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोला जाता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है ना वह क्या होता है, तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, समझ में आई बात। लेकिन रिएक्टिव भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, यह बात को बताए थे। जबकि सिग्मा बॉन्ड जो है ना मजबूत होता है, ठीक है, यह जबकि जो है अनरिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं करता है, समझ में आ रही है बात। तो सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड ठीक है कितने हो जाएगा, 1 2 3 4। सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है आपका सिंगल बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना होगा, तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, 0। लोन पेयर भी वगैरह होगा, तो लोन पेयर जो है ना आपका शेयरिंग करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसी के पेयर को हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। तो यहाँ है ही नहीं तो 0, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ना निकालने के लिए हम लोग लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड को जोड़ते हैं, ठीक है। लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो लोन पेयर कितना है, तो लोन पेयर तो है आपका 0, और सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो सिग्मा बॉन्ड 4 है, तो जोड़ेंगे 4। और 4 के लिए क्या आएगा, तो 4 के लिए आपका sp3 आएगा। यह हो गया sp2 हो गया, और यहाँ पर sp3, समझ में आ रही है बात, sp3। तो 4 के लिए क्या हो गया, sp3, समझ में आई बात। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, sp3 और sp3 बोले तो कितना डिग्री एंगल हो जाएगा, तो 109 डिग्री हो जाएगा, समझ में आई बात। sp3 का मतलब कितना हो गया, 109 डिग्री हो गया। उसी तरह से हम और क्या दिखाएं, आकार पूछेगा तो बता दीजिएगा, पिरामिड की तरह बनेगा, समझ में आ रही है बात। यह टेट्रा ना बन गया जी, 3 1 4, तो 4 का मतलब होता है टेट्रा, और टेट्रा के लिए कितना एंगल होता है, तो 109 डिग्री होती है। क्लास 11th में यही सब तो बताया जाता था, ठीक है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा सा देखो, CO2 के लिए कितना जो है ना आपका एंगल कम कर देता है। तो चलो CO2 का बनाता स्ट्रक्चर, कार्बन का 6 गो है, तो 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे लिखो कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन लिखे, यहाँ पर भी ऑक्सीजन और कार्बन लिख दिया, कार्बन 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यह क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रही है बात, ध्यान से समझते चलिएगा। कार्बन 1 2 3 4, ऑक्सीजन 1 2 3 4
उसके बाद में और क्या हो जाएगा 5 6, समझ में आई। बोलो ऑक्सीजन को कितने चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 चाहिए। तो यहाँ से यह देखो ऑक्टेट पूरा कर लेगा ना, और यहाँ से यह ऑक्टेट पूरा कर लेगा। समझ में आ रही है बात, बोलिए। तो यहाँ से यह ऑक्टेट करके 8 कर लिया, और यहाँ से भी यह ऑक्टेट पूरा करके 8 कर लिया, बोलिए। तो यह जो है ना कितना बनेगा, तो ध्यान से समझते चलो मेरे दोस्त। यह कार्बन हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, तो दो को इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, तो यहाँ 2 हो गया ना इलेक्ट्रॉन, इस तरह से बोलिए। यहाँ पर क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, समझ में आ रही है बात। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, शेयरिंग कर लिया। उसके बाद में अब देखिए, समझ में आ रही है कि सब बाउंस कर रहा है, नहीं आ रही है तो बोलिएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर देखो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 1 हो गया, और उसके बाद में 2 हो गया। पाई बॉन्ड कितना हो गया, तो पाई बॉन्ड 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब लोन पेयर को देखता हूं कि लोन पेयर कितना हो जाएगा। वैसे इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी में भाग नहीं लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। तो देख लो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3, 1 2 1, एक यहाँ पर आपका पेयर, और यहाँ मिला करके 2 पेयर, 3 और 4 पेयर। लोन पेयर कितना हो गया, 4। समझ में आ रही है बात। लोन पेयर कितना हो गया आपका, 4। बोलिए लोन पेयर कितना हो गया, तो लोन पेयर जो है ना आपका 4 हुआ कि 2 हुआ जी, ध्यान से समझते चलो। इतना ना गर्मी किया है कि कहे कि बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, जब तक लक्ष्य तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, इसका भी और कार्बन का भी मिलाइएगा ना। तो कार्बन का कैसे करिएगा, तो सुनो, यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8, और इसका भी 2 2 2 4 2 6 8 हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब लोन पेयर भी कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब हम लोग क्या देखता हूं, अब हम लोग देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो सिग्मा कितने हैं, तो सिग्मा 2 है, और 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो sp लिखते हैं, sp लिखते, और यह लीनियर बन भी रहा है जी। तो यह कैसा हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगी। समझ में आ रही है, 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में अब क्या देखते हैं, तो अब जो है ना एक और देख लेता हूं, उसके बाद में हम लोग मोल कंसेप्ट के ऊपर चलेंगे, ठीक है। चलिए अब दिखाता हूं किसको, H2O को दिखाता हूं, ठीक है। H2O ध्यान से समझते चलिएगा। H2O का मतलब होता है पानी, ठीक है। और तब हम लोग चलेंगे मोल कंसेप्ट के ऊपर। H2O का निकालो थोड़ा सा, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, 1 1। तो यहाँ पर यह हो गया, यहाँ पर यह हो गया, शेयरिंग कर लिया। समझ में आई बात, 8 हो गया ना। तो देखो ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर, तो सिग्मा बॉन्ड कितना बना, 1 बना। और लोन पेयर कितना हो गया, तो 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 को क्या हो गया, लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। लोन पेयर 2 है तो कितना डिग्री एंगल कम कर देगा, 2 × 2.5। यह बात बताए हैं ना कि एक लोन पेयर जो है 2.5 डिग्री का एंगल कम करता है। तो 2 लोन पेयर 2.5 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 डिग्री का एंगल जो है यह कम कर देगा, ठीक है। समझ में आई बात। 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो sp2 लिखते हैं। 3 के लिए sp2, ठीक है। और sp2 बोले तो 120 डिग्री, और एंगल हमको टोटल निकालना है, तो टोटल एंगल निकालना है 120 डिग्री हो गया ना। बोलो यहाँ पर 1 हो गया, वेरी सॉरी जी, सिग्मा बॉन्ड 2 को ना, 1 1 2 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ sp3 हो जाएगा, और यह 109 डिग्री। बोलिए ध्यान से थोड़ा सा समझते चलिएगा। यहाँ 1 1 2 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1 1 2, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया ना हाइब्रिडाइजेशन। बोलिए, और 4 के लिए sp3 लिखते हैं, और टोटल डिग्री एंगल हुआ 109। तो 109 में से अब क्या करना है, 5 डिग्री घटा देना है, तो कितना हो गया आपका, 4 डिग्री। समझ में आई बात। यह कितना हो गया आपका, तो 4 डिग्री हो गया। बोलिए, तो एक बात नोट में हम यह भी लिख सकता हूं ना, पहला हमने क्या देखा कि एंगल जो है ना वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन 1 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो पहला हो गया एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली, बोलो सीधा, एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 हाइब्रिडाइजेशन। तो कहने का मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन बढ़ रहा है तो एंगल क्या हो जा रही है, घट जा रही है। उसके बाद में अगला क्या लिख सकता हूं कि लोन पेयर को थोड़ा सा देखो, लोन पेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 एंगल लिख सकता हूं।
या ऐसे भी लिख सकता हूं कि एंगल जो है ना 1 लोन पेयर के बराबर है। देख रहे हो लोन पेयर बढ़ रहा है तो एंगल क्या हो जा रही है, घट जा रही है। यदि लोन पेयर एगो रहता तो एंगल बढ़ा हुआ रहता ना। तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहा है वैसे वैसे एंगल क्या हो जा रही है, घट जा रही है। और एक थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात बता देता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह पूछता है कि किसका जो है ना वह ज्यादा होता है, ठीक है। इसी तरह से आप प्रैक्टिस मार दीजिएगा, क्वेश्चन आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ट्रिक क्या है तो देखो, फोन कल इस तरह से था, चलो ना ट्रिक को छोड़ो, फोन आपका फ्लोरीन हो गया, उसके बाद में ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद में नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया और फिर उसके बाद में हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फ्लोरीन का जो है ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है आपका क्लोरीन से। उसके बाद में ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और उसके बाद में कार्बन हो गया और तब जा करके हाइड्रोजन हो गया। तो यह क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, कोड बनाओगे तो यहाँ से फोन बन गया, ठीक है। फोन यहाँ पर Cl से लिखो, फोन कल लिख दें, फोन कल, Br से बहुत, सब यही बताता है बहुत, I से लिख दा, I लिख दिया, फोन कल बहुत I, C से लिख देता हूँ चल, और यहाँ H से लिख दिया हट, ठीक है। तो फोन कल बहुत आई चल हट, समझ में आई बात। ट्रिक वगैरह थोड़ी याद रहता है, यह सब कंडीशन याद रहती है कि कैसे जो है ना यह बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी याद हो जाना चाहिए। और अब हेडिंग लगा लीजिए क्या, मोल, ठीक है। मोल कंसेप्ट के बारे में तो हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गई। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है ना कि जब उप कक्षा आपस में जुट जाती है तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। sp2 और sp3 होता है। sp के लिए रेखीय होता है 180 डिग्री, sp2 के लिए क्या होता है तो 120 डिग्री, त्रिविमीय बोलते हैं। और उसके बाद में sp3 हो गया, sp3 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं, 109 डिग्री, ठीक है। तो यह बात को बता दिए, समझ में आ रही है। बोलिए अब क्या करते हैं, हेडिंग लगा लीजिए आप, मोल कंसेप्ट, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का यहाँ पर क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तब तक बना रहिएगा, देख लेते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। अभी तो 26 मिनट का लेक्चर ही हुआ है, बताओ 26 मिनट उस दिन लाइन रह जाती तो समाप्त कर देते हाइब्रिडाइजेशन वगैरह को, समझ में आई। शुरुआत में तो कुछ हम पढ़ाया हुआ बात ही बताए हैं। अब हेडिंग लगा लीजिए मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट कि मोल कंसेप्ट क्या होता है, मोल के बारे में बताता हूं कि मोल एक्चुअल होता क्या है, और यहां से सवाल वगैरह जो है ना आती है, समझ में आई बात। तो हेडिंग लगा लीजिए आप मोल कंसेप्ट, ठीक है। पहले कंसेप्ट इसका बता देता हूं और उसके बाद में इस पर बस क्वेश्चन को रगड़ते जाना है। एक दो वो सवाल दिखा देंगे, खत्म हो जाएगा। टॉपिक छोटा है, पढ़ाने के लिए तो बहुत बड़ा टॉपिक करके पढ़ा सकते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया तो हाइब्रिडाइजेशन का मास्टर थोड़ी आपको बताना है, क्या होता है कंडीशंस वो बता दिए। और स्ट्रक्चर वगैरह याद रखना, कितना डिग्री का एंगल वगैरह कम कर देता है, सीधे सवाल पूछता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट में सबसे पहला बात आता है कि मोल शब्द किसने दिया। मोल शब्द दिया आपका ऑसवार्ड। छोटा छोटा सवाल जो है ना यह पूछ देता है, ठीक है। मोल शब्द किसने दिया तो मोल शब्द देने वाला व्यक्ति है ऑसवार्ड, ऑसवार्ड है, ठीक है। उसके बाद में यह क्या है जी, तो किसी भी पदार्थ का मेजरमेंट का 7वां ऐसा यूनिट है, लिख लीजिए। यह पदार्थ बोले तो मैटर, यह पदार्थ का मेजरमेंट का, यह पदार्थ का 7वां ऐसा यूनिट है, ठीक है। 7वां ऐसा यूनिट है। मोल का मतलब होता क्या है तो मोल का एक्चुअली मतलब होता है कलेक्शन, किसी चीज का संग्रह करना, इकट्ठा करना, ठीक है। किसी चीज का इकट्ठा करना, या अणु को इकट्ठा कर सकते हो या उसके पार्टिकल परमाणु को इकट्ठा कर सकते हो, समझ में आ रही है बात। तो इसी का नाम होता है आपका मोल, ठीक है। तो मोल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इकट्ठा करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, ठीक है। इकट्ठा करना, समझ में आई बात। इकट्ठा मतलब कलेक्ट करना, ठीक है।
कलेक्ट करना क्या कहलाता है, आपका मोल कहलाता है। और किसी भी एलिमेंट का मोल जो है ना वह किसके बराबर होता है, तो यह मोल जो है ना आपका एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। ठीक है, मोल जो है ना किसके बराबर होता है, तो इसके अणु जो है ना वह 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होती है। समझ में आ रही है, बोलिए। तो कोई भी मोल किसके बराबर होगा, तो कोई भी मोल जो है वह एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। और उसके बाद में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जो इसकी कैपेसिटी होती है, वॉल्यूम होता है, वह 22.4 लीटर के बराबर होती है। ठीक है, या मोल निकालने का एक तरीका और होता है कि टोटल अनुभार बटा भार हम लोग क्या करते हैं, भार बटा अनुभार कर देते हैं ना, तो क्या निकल जाता है, मोल निकल जाता है। समझ में आ रही है। तो देखो मोल निकालने का सबसे पहला बात कि मोल होता है क्या, किसी भी पदार्थ का मोल वह किसके बराबर होता है, किसके कितने अणु के बराबर होता है। तो किसी भी पदार्थ का मोल, किसी भी पदार्थ का मोल, ठीक है, मोल एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होता है। एवोगैड्रोज, ठीक है, एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होता है। जैसे एवोगैड्रो नंबर क्या होता है आपका, तो एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आई बात। यह इतने क्या होते हैं, पार्टिकल के बराबर होते हैं। किसी भी पदार्थ का मोल एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देते हैं हम लोग, इंटू कर देते हैं। जैसे कि आपको कैसे समझाए, तो आपको समझाने का एक तरीका मेरे पास है कि नोट में बात डाल करके मोल हम देखो कैसे निकालेंगे। तो मोल निकालने का तरीका हो गया, पहला भार बटा अनुभार कर दो, भार बटा क्या कर दीजिए, अनुभार कर दीजिए। ठीक है, भार बटा अनुभार। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझाए तुमको, तो एग्जाम्पल से समझा देता हूं कि 45 ग्राम क्या करता हूँ, 45 ग्राम कोई सॉल्यूशन ले लेता हूँ और उसमें किसको मिला देते हैं, तो उसमें जो है ना हम लोग सोडियम क्लोराइड को मिला देते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि मोल जो है ना वह कितना आता है। ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल में ले लें। एग्जाम्पल में क्या ले लेता हूँ, 10 लीटर पानी में, ठीक है, 10 लीटर पानी में 45 ग्राम क्या करता हूं, तो 10 लीटर पानी में 45 ग्राम ग्लूकोज घोल देता हूं। ग्लूकोज को घोल देता हूं। ठीक है, अब देखो इसका मोल कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिएगा कि 10 लीटर पानी में 45 ग्राम ग्लूकोज को घोल देता हूं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 हो गया। ठीक है, C6H12O6 हो गया। तो भार बटा अनुभार, तो भार कितना है 45 ग्राम और अनुभार कैसे निकालिएगा, C6H12O6, यह सब याद रहना चाहिए जी। अनुभार वगैरह कैसे एटॉमिक मास निकालते हैं, तो कार्बन 6 गो है तो 12 इंटू 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन 12 गो है तो 1 इंटू 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 6 गो है तो 16 इंटू 6 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, 12 6 के 72 और 84, 16 6 के 96, कितना हो गया, तो यह देख लो 12 6 के 72, 12 हो गया और उसके बाद में 16 6 के 96 और जोड़ेंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मोल कैसे निकालेंगे, तो निकालने का तरीका, भार कितना है, तो भार दिया है 45 और अनुभार कितना दिया है, 100 दिया नहीं है, 180 आ गया। तो यह मोल किसके बराबर हो गया, तो 45 चौको 180 होता है, तो 1/4 मोल के बराबर हो गया। इसको पॉइंट में करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। तो मोल निकालने का एक तरीका हमको समझ में आ गए कि जो आपका क्या है भार दिया है उसको एटॉमिक वेट से क्या कर दीजिए, डिवाइड दे दीजिए, तो यह क्या हो जाएगा आपका, तो यह हो जाएगा मोल। ठीक है, यदि इसी को हम लोग दूसरा बात बोला जाए तो लीटर में देखेंगे तो यह किसके बराबर होगा, तो एक मोल जो है ना वह 22.4 लीटर के बराबर होती है। ठीक है, एक मोल जो है ना वह किसके बराबर होता है, तो 22.4 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक मोल कितने लीटर के बराबर होते हैं, तो एक मोल जो है ना यह नॉर्मल टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर क्या होता है, तो यह 22.4 लीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो इसको लीटर में नापेंगे तो 22.4, जैसे कि आपको बात बताए यह है क्या, तो जैसे यह बाल्टी ले लिए और इस बाल्टी में क्या करता हूं, हम 22.4 लीटर पानी ले लेते हैं। ठीक है, 22.4 लीटर पानी ले लीजिए या 22.4 लीटर आप क्या करिए, तो बालू ले लीजिए और उसके बाद में क्या करिए, उसके पार्टिकल को गिनिए।
उसके पार्टिकल को गिनिए इस बाल्टी में बैठ करके, एक कगो पार्टिकल को करके, तो वह पार्टिकल कितने बराबर आएगा, तो वह तीसरा पार्टिकल जो है ना वह 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर आएगा 1 मोल की वैल्यू। ठीक है, समझ में आई बात। टोटल पार्टिकल को गिनिएगा तो कितना हो जाएगा, तो टोटल पार्टिकल को गिनिएगा तो इसके बराबर आएगा, टोटल पार्टिकल इतना हो जाएगा। अर्थात 22.4 लीटर बाल्टी में जो आप बालू भर करके लाए हैं ना, ठीक है, बालू जो भरना है भरिए ना जी, ठीक है, और उसको गिनिएगा छोटे छोटे पार्टिकल को अलग अलग करके, तो उसकी वैल्यू इतना आएगा। और यही तो क्या है, एवोगैड्रोज नंबर है, याद रखिएगा एवोगैड्रोज नंबर। समझ में आ रही है बात। एक बाल्टी बालू भर करके कोई कह दे कि गिनो इसको, तो गिनते गिनते सांझ बिहान हो जाएगा, इसीलिए एवोगैड्रो साहब गिन भी दिए। और उसके बाद में देखो इसका कितना आया, तो 6.022 इंटू 10⁻23 सीधा एवोगैड्रो नंबर पूछता है जी परीक्षा में। समझ में आई बात। तो हमने क्या देखा, मोल निकालने का 3 विधि, भार बटा अनुभार, ठीक है, उसके बाद में 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, और उसके बाद में कितने इसमें पार्टिकल हो गए, तो 6.022 से क्या कर दीजिए, इंटू कर दीजिए। जैसे आपको विश्वास के लिए दिखा दे, यहाँ पर क्या दिखाए, यहाँ पर चलो दिखाता हूँ। यदि मान के चलो लीटर में यही पूछ देता, मोल तो हम लोग निकाल लिए, कितना निकाले, तो यह मोल निकाले 0.25, और लीटर में पूछ देता तो क्या हो जाता, लीटर में पूछता इन लीटर में, तो क्या करते, लीटर में निकालने के लिए 1/4 आया है ना मोल, 1/4 मोल आया है। और हम लोग जानते हैं कि 1 मोल में कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, तो 1/4 मोल में कितना हो जाएगा, तो 22.4 इंटू 1/4 कर दो। ठीक है, यदि आपका पूछता ना कि कितने पार्टिकल हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कर दीजिए। समझ में आई बात। तो इतना क्या हो जाएगा, पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर सवाल दे एक आध दो गो, चलो उसके बाद में अपने आप बन जाएगा जी, 2 गो सवाल दे देंगे, इस पर काफी है। समझ में आई बात। तो मोल कंसेप्ट में आपका मोल सबसे पहला बात होता क्या है, तो मोल जो है ना किसी एलिमेंट का कलेक्शन होता है। ठीक है, द्रव्यमान का कलेक्शन हो सकता है, उसके पार्टिकल का कलेक्शन हो सकता है। तो मोल निकालने का विधि हम लोग देखें। चलो आपकी क्वेश्चन में जो भी डाउट होगी ना आपको भी समझ में आ जाएगा। इसमें मोलालिटी और नॉर्मालिटी जो है ना यह पूछता है, इलेक्ट्रॉन वगैरह भी पूछता है, उसके बाद में खत्म हो जाएगा। और यहाँ से सवाल आपका छपता ही छपता है। ठीक है, बोलिए। तो है दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, मोल निकालने का तरीका भार बटा अनुभार हो गया पहला तरीका। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या निकला, 1 मोल जो है ना वह कितने के बराबर होता है, तो 22.4 लीटर के बराबर होता है, 22.4 लीटर। और यह किस पर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। और उसके बाद में 1 मोल में कितने एलिमेंट होते हैं, तो 1 मोल में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल बोलो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने अणु होते हैं, तो वह 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं। एवोगैड्रोज नंबर इसी को बोला जाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। बोलिए अब इसको इसी को लेकर के कहानी थोड़ी तुरना है, एग्जाम्पल में दूसरा क्वेश्चन समझ जाओ। और एक क्वेश्चन देता हूं, चलिए 88 ग्राम CO2 में अणुओं की कुल संख्या पूछ रहा है कि कितना होगा। 88 ग्राम CO2 में अणुओं की कुल संख्या पूछ रहा है, अणुओं की कुल संख्या, अणुओं मतलब पार्टिकल की कुल संख्या पूछ रहा है कि क्या है। समझ में आई बात। तो सुनो, 88 ग्राम CO2 में अणुओं की कुल संख्या, तो CO2 का क्या करिए, अनुभार निकाल लीजिए सबसे पहले, यही ना मोल निकालने का तरीका बताए हैं। तो अनुभार कैसे निकालिएगा, 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू 16, यह हो जाएगा 44। तो मोल निकाल लीजिए, मोल कैसे निकालिएगा, अनुभार तो 88 देले हैं और टोटल एटॉमिक वेट कितना आया है 44, काटेंगे तो 2 मोल आ गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 मोल में कितना होता है पार्टिकल, तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, इंटू कर दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4 0 और 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, 12.044 10⁻23 हो गया। समझ में आई बात। यदि यही पूछ देता कि बताइए यह लीटर में कितना होगा, तो कुछ नहीं कि 1 मोल में कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा। ये सब सवाल बउआ वाला है जी। 22.4 इंटू 2 44.8 हो जाएगा लीटर।
समझ में आई बात? तो मोल निकालना सीख गए। लीटर में कैसे निकालते हैं, कितने पार्टिकल्स है। एक सवाल और ले लें यदि कंफ्यूजन है आपको तो। चलिए दूसरा सवाल ले लेता हूं। 8 ग्राम ऑक्सीजन में पूछ रहा है कि पार्टिकल कितने होगा। 8 ग्राम ऑक्सीजन में, 8 ग्राम ऑक्सीजन O2 में मोल बताए कितना होगा। मोल क्या है, ठीक है, मोल क्या है, समझ में आई बात? मोल का इसीलिए तो बोले कलेक्शन। अब कुछ नहीं करना है, 8 ग्राम देले है ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा, तो 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो मोल निकालने का तरीका आपका भार बटा अनुभार। भार कितना है, 8 है, और अनुभार कितना है, तो अनुभार जो है आपका 32 है, तो 1/4 आ गया। ठीक है, तो मोल क्या है, तो 1/4 है। और इसी में पूछ देता पार्टिकल्स कितने हैं, तो पार्टिकल्स निकालने के लिए 1/4 इंटू एवोगैड्रोज नंबर, यहां से इंटू कर दीजिए एवोगैड्रोज नंबर। यदि आपका कैपेसिटी पूछता, लीटर में पूछता, तो क्या कर दे, 1/4 इंटू 22.4 कर देते हैं। ठीक है, बोलिए और सवाल करा दे एक आध दो गो। समझ में आ रही है बात कि हम क्या बताए हैं शुरू में? तो मोल का मतलब होता है किसी चीज का कलेक्शन। ठीक है, पार्टिकल का कलेक्शन, एलिमेंट का कलेक्शन, उसके मास का कलेक्शन। उस बार जो है मोल शब्द पहला बार दिया था। यह किसी भी पदार्थ के मेजरमेंट का 7वां ऐसा यूनिट है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और उसके बाद में फिर हमने क्या बताया कि मोल कैसे निकालते हैं, भार बटा अनुभार करते हैं। और उसके बाद में एक मोल जो है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो वैल्यू होता है लीटर में 22.4 लीटर के बराबर होते हैं। जबकि एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल जो है ना वह 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। और यही क्या है, इसकी एवोगैड्रोज नंबर है। ठीक है, एवोगैड्रोज नंबर इसी के बराबर है जी। ठीक है, चलिए एक आध सवाल जो है और करा देता हूं। उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह भी खूब पूछता है, मोलारिटी पूछता है, मोलालिटी पूछता है। ठीक है, तो यह भी बता देता हूं, नॉर्मालिटी पूछता है। तीनों जो है ना यह सब बच्चों का खेल है निकालना। ठीक है, चलिए एक सवाल और ले लीजिए, क्या लीजिएगा, तो 5 ग्राम जो है ना अमोनिया में, ठीक है, पूछ रहा है ना NH3 में अणुओं की कुल संख्या। चलो क्वेश्चन, 5 ग्राम NH3 में पार्टिकल्स की कुल संख्या, पार्टिकल्स की कुल संख्या। प्रैक्टिस आप अपने से लेकर के करते रहिए। ठीक है, चलो 5 ग्राम NH3 में पार्टिकल की कुल संख्या, तो NH3 का एटॉमिक वेट निकालो। नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 वो है, तो 1 इंटू 3 हो गया, कितना, 17 हो गया। तो मोल निकाल लीजिए, भार बटा अनुभार 5/17, यह मोल निकल गया। पार्टिकल्स निकालना है तो कुछ नहीं, एक मोल में कितने पार्टिकल होता है, तो एक मोल में पार्टिकल होता है एवोगैड्रोज के बराबर। और यह एवोगैड्रोज 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। तो 5/17 में कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, 5/17 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, जय श्री राम, बन गया। समझ में आई बात? बोलिए, इसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह भी पूछ देता है। चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिखाते हैं। 1.6 ग्राम CH4 में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, दूसरा सवाल, 1.6 ग्राम CH4 मीथेन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ दे, प्रोटॉन की संख्या पूछ दे, या जो भी पूछ दे, ठीक है, ऊपर वाला यह मिटा दे। बोलिए, फॉर्मूला लिखते चल रहे हैं ना एक साथ। समझ में आई बात, मिटा रहे, चलो आ रही है तो अच्छी बात है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ दे, प्रोटॉन पूछ दे, या न्यूट्रॉन पूछ दे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसका एटॉमिक वेट। ठीक है, तो मोल पहले निकालो। तो कैसे निकालिएगा मोल, इसका मोल निकालने का तरीका है भार बटा अनुभार। ठीक है, तो 1.6 भार दे ले, इसका अनुभार कितना हो जाएगा CH4 का, तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 4 गो, तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो मोल निकालेंगे तो क्या होगा, भार बटा अनुभार 16 हो गई। समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करिए। CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन है, CH4 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, बताइए। इलेक्ट्रॉन आपका कार्बन 6 और हाइड्रोजन 4, तो कितना हो जाएगा 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में इनटू, और क्या हो जाएगा, एवोगैड्रोज नंबर, कितने पार्टिकल्स आएंगे ना। एक वो कार्बन निकालिएगा तो 1 लाख 1 लाख इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जी। ऐसा नहीं कि 10 मार दीजिएगा, सी आपका 4 10, ठीक है, तो दिक्कत ही हो जाएगा।
समझ में आई बात? बताए तो थे कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है किसी एटम के सेंटर में। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके आसपास प्रोटॉन है ना, तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते रहता है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर में नहीं लेते हैं, प्रोटॉन को लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। तो यह क्या बन गया मेरे दोस्त? तो यह देखिए क्या बन गया आपका इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला यह बन गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। तो क्या बना? मोल बना इनटू कौन बना? मोल बना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना और एवोगैड्रोज नंबर बना। एवोगैड्रोज नंबर बना, समझ में आई बात? एवोगैड्रोज नंबर बना। अब निकाल दो यहाँ पर, तो 1.6 इंटू 16 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 को है। एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। देख लो यहाँ से कट जाएगा 10 बार में, यहाँ से यह कट गया, तो 6.022 इंटू 10⁻23 क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा दिखा दूं, 1.8 ग्राम H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करिएगा? वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका, भार बटा अनुभार 1.8 बटा इसका 16 18 हो जाएगा ना। वाटर का एटॉमिक वेट 18 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है? जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। तो देख लो H2O हाइड्रोजन 2 गो और ऑक्सीजन का 8, तो 8 2 10 हो जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 कट जाएगा और फिर से देखो वही आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो यह क्या आ गया? तो यह जो है आपका आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में अब क्या देखेंगे? तो अब हम लोग देखेंगे मोलारिटी और उसके बाद में मोलालिटी और उसके बाद में देख लेंगे नॉर्मालिटी, ठीक है। मिटा दें? बोलिए, बात समझ में आ रही है? कैसे कैसे निकल रहा है? एग्जाम्पल एकदम समझना जरूरी है। अब है मोलारिटी, उसके बाद में मोलालिटी और नॉर्मालिटी, ठीक है। नॉर्मालिटी निकालने के लिए सबसे पहले जो है ना एब्सोल्यूट आपका वैल्यू आना चाहिए, एब्सोल्यूट एटॉमिक वेट आना चाहिए, तब जाकर के नॉर्मालिटी निकाल पाइएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक है। अगला, ठीक है, मोलारिटी, ठीक है। मोललता, इसको बोलते हैं मोललता, ठीक है। मोललता यह होता क्या है तेरा? मोललता, ठीक है, समझ में आ रही है बात? बोलिए, मोलरता होता है, मोलरता हिंदी देखना पड़ता है जी। मोलारिटी यह क्या होता है? तो सबसे पहला बात, यह मोल निकालिए, मोल बटा आयतन, ठीक है। आयतन इन लीटर, ठीक है। आयतन इन लीटर, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, और यह कैसा होगा? तो वॉल्यूम जो है ना इन लीटर में होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपको मोलारिटी बोलते हैं। तो मोल निकाल करके यदि हम लोग आयतन से डिवाइड दे देते हैं तो क्या निकल जाता है? तो यह निकल जाता है आपका मोलारिटी। जैसे 12 मोल में, ठीक है, 12 मोल में 3 लीटर, 12 मोल विलय 3 लीटर जल में घुला है, मोललता बताइए, ठीक है। देखो हम एग्जांपल अपना से लेते हैं, 12 मोल में 3 लीटर विलय है, ठीक है। 3 लीटर विलय है, तो क्या करिए? 3 लीटर विलय है तो मोलारिटी बताइए, मोलारिटी बताएं, ठीक है। इस तरह से सवाल दे दिया, ठीक है। तो क्या करिएगा? तो 12 मोल है और 3 लीटर विलय है तो मोलारिटी बताइए। आप भी सीख जाइए ना, 16 मोल है, 4 लीटर विलय है, जो एग्जाम्पल लेना है उठाइए। तो यहाँ पर मोल, तो कैसे करेंगे? मोल तो कितना है? 12 है और विलय कितना है? आयतन 3 लीटर है, तो कितना हो जाएगा? मोलारिटी 3 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 हो जाएगा। तो मोलारिटी कितना हो गया? यह आपका 12 मोल है और यह लीटर है, तो मोल पर लीटर, समझ में आई बात? तो यह क्या हो गया? मोल पर लीटर। इसका यूनिट भी निकालोगे तो मोल पर लीटर हो गया, यह इसका मोलारिटी हो गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरा तुम उठाओ ना, मान के चलिए क्या? तो मान के चलिए कि यदि आपको दे दिया इस तरह से कि 24 मोल में 6 लीटर विलय है, ठीक है। 6 लीटर विलय है तो मोलारिटी बताइए, ठीक है। मोलारिटी बताए, तो मोलारिटी बताना कौन बड़ा बात है, ठीक है। मोल कितना है? 24 और कितना विलय है? 6। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है। तो इस तरह से क्या निकल गया? मोलारिटी निकल गया। तो मोलारिटी निकालने का तरीका क्या होता है? तो मोल बटा आयतन, ठीक है, वॉल्यूम से डिवाइड दे देते हैं
तो मोलारिटी निकल जाती है। ठीक है, मिटा दे। चलिए, समझ में आ रही है बात? बोलो, आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो दिक्कत वाली बात है। मोलारिटी के बाद अगला आता है आपका क्या? मोलालिटी। ठीक है, मोलालता हो गया आपकी मोलालता। ठीक है, दूसरा आपकी पहला यह हो गया, दूसरा लिख लीजिए मोलारिटी और मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है? इसको मोलालता बोलते हैं। मोलालता हो गया, इसको मोलालता। ठीक है, दोनों एक जैसा लगता है जी। यह मोलारिटी है और यह मोलालिटी है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग निकालते हैं? तो मोल बटा यहाँ पर द्रव्यमान, द्रव्यमान, और द्रव्यमान किस में लेते हैं? तो केजी में लेते हैं। ठीक है, द्रव्यमान जो है ना वह किस में लेते हैं? तो द्रव्यमान जो है आपका केजी में लेते हैं। और एक नोट में बात लिखें, किसी भी मोल का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मोलारिटी निकालेंगे कि मोलालिटी निकालेंगे? तो मेरे दोस्त, आयतन जो है ना वह घटते बढ़ते रहता है, जबकि द्रव्यमान जो है ना वह घटता बढ़ता नहीं है। जैसे कि बर्फ का आयतन देखिएगा ना, तो लोटा में रखे तो लोटा से ऊपर है और पिघल जाएगा ना, तो वह कम हो जाएगी, आयतन कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन वजन करिएगा तो वजन सेम रहेगा। समझ में आई बात? तो किसी चीज का अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए मोलारिटी को हम लोग लेते हैं, ना ही कि मोलारिटी को लेते हैं। क्यों? क्योंकि आयतन बदलते रहता है जबकि द्रव्यमान फिक्स होती है। ठीक है, समझ में आई बात? एग्जैक्ट वैल्यू या सही वैल्यू, सही मान निकालने के लिए, सही मान निकालने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा मोललता मतलब मोलालिटी, मोलालिटी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि द्रव्यमान फिक्स होता है, क्योंकि द्रव्यमान बदलता नहीं है, द्रव्यमान बदलता नहीं है, जबकि आयतन बदल जाता है। ठीक है, आयतन बदल जाएगा तो अलग वैल्यू ना आ जाएगा, और यहाँ पर यह बदलेगा नहीं। ठीक है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। जैसे बर्फ को आप लीजिए ना कंटेनर में, ठीक है, तो यह एक कंटेनर में है पूरा भरा हुआ, और यह पिघल करके नीचे आ जाएगा इतना ही में जी, तो आयतन देखो घट गया, जबकि इसका वजन करिएगा तो यह नहीं घटेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए हम लोग किसको मेजरमेंट करते हैं? तो मोलारिटी को मेजरमेंट करते हैं। कि एग्जाम्पल ले ले, बोलिए एग्जाम्पल हम मोलारिटी का ले लेता हूं। समझ में आ रही है बात? चलो मोलारिटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3 मोल विलय 15 केजी जल में मिला है तो मोलारता ज्ञात करना है। ठीक है, 3 मोल विलय किसमें मिला है? तो देखो 3 मोल, इस तरह से 3 मोल विलय, ठीक है, 3 मोल विलय 15 केजी में मिला है। ठीक है, 3 मोल विलय 15 केजी में मिला है तो क्या ज्ञात करिए? मोललता ज्ञात करिए। मोललता बताए। ठीक है, मोललता बताए। कैसे बताइएगा मोललता? तो देखो 3 मोल, यहाँ पर 3 रख दो और 15 केजी, तो कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। इसी तरह से आप भी खेलो ना। 4 मोल हो गया, यह किस में मिला हुआ है? विलय जो है ना यह 16 केजी में मिला हुआ है, तो मोललता ज्ञात करिए। कुछ नहीं, 4/16, जय श्री राम, 1/4। समझ में आ रही है बात? तो मोलारिटी भी निकल गया, मोलारिटी, और यहाँ पर मोलालिटी। ठीक है, यह मोलालिटी भी निकालना समझ गए। किसी चीज का एग्जैक्ट वैल्यू किससे पता चलता है? तो मोलालिटी से चलता है। अब इसी में लेकर के आप प्रैक्टिस करवा दिए, आधा घंटा कहिएगा कि वाह मास्टर साहब तो खूब है। आप भी एग्जाम्पल लीजिए और खेलते रहिए। ठीक है, समझ में आई बात? अब हो गया आपका मोलारिटी, हो गया मोलालिटी, हो गया, और एक आपको बताना है नॉर्मालिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी। लेकिन नॉर्मेलिटी बताने से सबसे पहले पहला आता है आपका क्या निकालना? तो देखो सबसे पहले तुल्यांकी भार जो है ना वह निकालना जरूरी होता है। ठीक है, तो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं तब जाके नॉर्मालिटी निकलेगा। ठीक है, चलो लिख दे नॉर्मालिटी। चलो लिख देता हूं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को नॉर्मेलिटी ही बोलते हैं। कैसे नॉर्मेलिटी निकालते हैं? तो दिया गया मास, भार, ठीक है, भार गुने 1000 बटा, ठीक है, एब्सोल्यूट मास होता है। एब्सोल्यूट मास को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो एब्सोल्यूट मास को हिंदी में बोलते हैं तुल्यांकी भार। ठीक है, भार इंटू 1000 बटा तुल्यांकी भार हो गया इंटू आयतन। ठीक है, इंटू क्या हो गया? इंटू जो है ना आपका आयतन हो गया। ठीक है, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। तुल्यांकी भार एब्सोल्यूट मास,
एब्सोल्यूट मास। हिंदी जो है ना जी बड़ी टाइट है, देखना पड़ता है। अब तुल्यांकी भार कैसे निकालिएगा? जिस भाई को तुल्यांकी भार नहीं निकालने आएगा उससे जो है ना कबो नहीं बनेगा, ठीक है, उससे जो है वह आपका कबो नहीं बनेगा नॉर्मलता। समझ में आ रही है बात? नॉर्मलता जो है ना आपका कबो नहीं बनेगा। तो चलिए भार या कहीं कहीं यहाँ पर मात्रा भी लिख देता है, ठीक है, समझ में आई बात? तो जिसको यदि तुल्यांकी भार नहीं आता है निकालने उससे कबो नहीं बनने वाला है नॉर्मलता, ठीक है। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? तो तुल्यांकी भार निकालने का तरीका समझो। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? तो तुल्यांकी भार निकालते हैं एब्सोल्यूट रिलेटिव मास अपॉन, रिलेटिव मास बोल रहे हैं, एटॉमिक मास अपॉन क्या हो जाएगा? वैलेंसी, ठीक है। तो भार बटा अनुभार लिख दें, अनुभार, अनुभार बटा वैलेंसी, वैलेंसी, ठीक है, अनुभार बटा वैलेंसी क्या हो जाएगा? इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा। जैसे कि निकालो ना सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, NaOH को निकालिए तो कितना हो जाएगा? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, यह हो जाएगा 40, 24, 16, 40 हो जाएगा ना, 40 इसका हो जाएगा क्या? एटॉमिक वेट। वैलेंसी कितना हो जाएगा बताइए? तो 40 और वैलेंसी सोडियम का प्लस और हाइड्रोजन का माइनस। समझ में आई बात? तो इसकी वैलेंसी कितना होगा? 1 हो जाएगी, ठीक है, वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यह देख लो तुल्यांकी भार कितना आ गया? तुल्यांकी भार जो है ना 40 आ गई। तो तुल्यांकी भार जो है ना वह बराबर होगा कब? ठीक है, अनुभार के बराबर हो जाएगा कब? जब वैलेंसी रहेगी 1 तब, ठीक है। नोट में बात हम लिखे, कहाँ पर लिखे? तो यहाँ पर लिख देता हूँ। सवाल पूछा हुआ है NTPC में जी कि तुल्यांकी भार जो है ना वह अनुभार के बराबर होगा कब? तो तुल्यांकी भार अनुभार के बराबर होगा जब उसकी वैलेंसी 1 होगी। ये सब तो याद रहना चाहिए वैलेंसी। अब पीछे वाला भी भूल गया होगा तो दिक्कत ही है ना। समझ में आ रही है बात? तो लिख देना है यदि वैलेंसी, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आई बात? तो यदि वैलेंसी, यदि वैलेंसी 1 हो तो तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार जो है, तुल्यांकी भार किसके बराबर हो जाएगा? तुल्यांकी भार अनुभार के बराबर हो जाएगा, अनुभार के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात? यदि वैलेंसी 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यह जो है ना आपका 2 हो जाएगा तो आपका आधा हो जाएगा, ठीक है, वैलेंसी 2 हो जाएगा तो अनुभार तुल्यांकी भार जो है ना क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? जैसे कि एग्जाम्पल में ले लो, क्या एग्जाम्पल में ले ले? तुल्यांकी भार समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे? तुल्यांकी भार निकालने का कंडीशंस बोलो, समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम्पल में और क्या ले ले? तो एग्जाम्पल में हम ले लेता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, Ca, कैल्शियम ऑक्साइड लो ना, तो यहाँ पर 2 प्लस और 2 माइनस हो गया, ठीक है। तो इसका निकालो, कैल्शियम का कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा तो 56 हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पर अनुभार 56 आ गया और वैलेंसी 2 हो गया तो यह क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यह सब तो याद है ना? बोलिए, फेरस होता है तो 2 और फेरिक होता है तो 3, ग्रुप डी में। समझ में आई बात? ग्रुप डू एलिमेंट की बात बोल रहा हूँ जी, रेलवे ग्रुप डी की बात नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो तुल्यांकी भार अनुभार बटा वैलेंसी, बोलिए ठीक ठाक समझ में आ रही है कि बाउंस कर रहा है यह सब? तो वैलेंसी हम लोग क्या करने हैं? याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं याद करिएगा तो निकल जाएगा। और अनुभार क्या होगा? तो अनुभार भी याद करना पड़ेगा। अब नॉर्मालिटी से एक सवाल लेता हूँ, ठीक है, बोलिए, यह मिटा दें। चलिए नॉर्मालिटी से क्या करता हूँ? सवाल लेता हूँ, उसके बाद में क्लास को क्या कर देंगे? अंत कर देंगे। बोलिए यहाँ पर सब को क्या कर रहे हैं? लिख दिए, ठीक है। बोलिए मोलारिटी कैसे निकालेंगे, मोलालिटी कैसे निकालेंगे, नॉर्मालिटी कैसे निकालेंगे, यह सब बात तो बताया ही, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल में लेता हूं अच्छा वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 ग्राम को 250 ml द्रव में मिलाया गया है तो नॉर्मालिटी बताइए क्या होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले हैं, NaOH को क्या कहा है? तो NaOH को कहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 ग्राम को 250 ml में मिलाया गया है, ठीक है, मिलाया गया है, ठीक है, मिलाया गया है। नॉर्मालिटी बताइए क्या होगा, ठीक है। तो नॉर्मालिटी निकालने का सबसे पहला तरीका मेरे दोस्त, मात्रा भार 2 ग्राम समझ में आ गई, 1000 तुल्यांकी भार और आयतन 250 ml। हमको तुल्यांकी भार निकालना सबसे पहले जरूरी है। तो तुल्यांकी भार निकालो कैसे?
ठीक है। तुल्यांकी भार अभी जस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकाले हैं जी, ठीक है। कितना आया है? 40 आया है। लेकिन फिर भी देखो टोटल मास अपॉन वैलेंसी, भार बटा वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। भार कैसे निकालिएगा? तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, एटॉमिक वेट यही ना होता है, तो यह हो जाएगा 40। और वैलेंसी सोडियम और हाइड्रोक्साइड में देखो हाइड्रोजन का +1 और सोडियम का +1, ठीक है। समझ में आई बात? बोलिए। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है? तो 1 हो जाएगा। तो तुल्यांकी भार भी कितना आया? 40 आया। नॉर्मालिटी कैसे निकालेंगे? तो मात्रा हो गया, भार हो गया, इंटू 1000 हो गया, ठीक है। बटा क्या हो जाएगा? तो बटा जो है आपका तुल्यांकी भार हो जाएगा, तुल्यांकी भार हो गया इंटू आयतन हो गया। समझ में आई बात? आयतन हो गया। तो भार कितना है? 2 ग्राम दिले है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, मतलब भार जो भी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 ग्राम को 250 ml में मिलाया गया, ठीक है। तो 2 इंटू 1000 बटा तुल्यांकी भार कितना आया है? 40 आया है, इंटू आयतन कितना है? 250 है, ठीक है। 250 है। तो यहाँ से देखो यह कट जाएगा 4 बार में और यह कट जाएगा 10 बार में। तो 2/10 मतलब 1/5 क्या आ जाएगा? नॉर्मालिटी आ जाएगा। और यह हो जाएगी इसकी आंसर। बताइए यह क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। और एक दिखा दे, 49 ग्राम H2SO4 में 500 ml द्रव मिलाया गया, तो नॉर्मालिटी बताइए कितना होगा? चलो एक सवाल और दिखा देता हूँ। क्या दिखा देता हूं? तो यहां पर दिखाते हैं कि 49 ग्राम H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दिले है को 500 ml द्रव में मिलाया गया, द्रव में मिलाया गया, ठीक है, मिलाया गया। तो नॉर्मालिटी पूछ रहा है कि क्या हो गया? वही तुल्यांकी भार बटा क्या करेंगे? तो तुल्यांकी भार बटा वैलेंसी करेंगे, तो H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। H2SO4 यहाँ पर +1 और यहाँ पर 2 को माइनस हो जाएगा, तो कुछ नहीं, यहाँ पर भार बटा वैलेंसी, हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 64 हो जाएगा ना, 4 × 64 तो 98 हो गया। तो 98 बटा 2 कर दीजिए, यहाँ कितना आ गया? 49 आ गया। समझ में आ रही है बात? और बस कुछ नहीं, यहाँ पर कितना दिले हैं? 49 ग्राम दिले हैं, तो यहाँ 49 लगा दो 1000, और यह कितना आया है? 49 आया है, और यह कितना है आपका? तो 500 है। बोलिए 500 है। 49 कट गया और 500 दूना 1000, तो यह कितना आ जाएगा? नॉर्मालिटी। तो नॉर्मालिटी जो है ना आपका 2 आ जाएगी। कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। बोलिए समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर क्या हो जाता है? आपका मोल कंसेप्ट खत्म हो जाता है। तो बताइए मेरे दोस्त क्लास कैसा लगा? ठीक है, हम अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। एक क्लास में हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, मोल कंसेप्ट बता दिया, तो यह जो है ना बताना अपने आप में चैलेंज होता है। तो कल के क्लास में एक नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ठीक है। अभी रात के बज रहे होंगे 2, इससे कम नहीं बज रहा होगा, क्योंकि 1 बजे जो है ना हम तो लेक्चर ही स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो यदि आपका जो है ना नींद पूरा ना हो, ठीक है, रात छोटी लगने लगी, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि मंजिल जो है ना अब ज़्यादा दूर नहीं है। समझ में आ रही है बात? मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखें में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो मेरे दोस्त रात के समय है, जाते जाते यह बात बोल रहे हैं, ठीक है, कि किसी के पीछे लंड फंड के चक्कर में पड़ के समय व्यतीत मत करिएगा, ठीक है। यदि आप अच्छे हैं तो अच्छे से रहिए, और हम बुरे हैं तो हमसे दूर रहिए। और यदि कोई छोड़ करके जाता है तो उसको एहसास दिला दीजिए कि दरवाजा में कुंडी दोनों तरफ होता है। यदि आप छोड़ सकते हैं और कुंडी लगा सकते हैं तो हम भी कुंडी लगा सकते हैं। समझ में आई बात? तो हम लोग क्या करते हैं, कल मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ केमिस्ट्री में। तब तक के लिए धन्यवाद।